हेलो दोस्तों लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के आप 6 पार्ट्स कर चुके हैं, 1 से लेकर 6 तक। इस वीडियो में आप 7th पार्ट करेंगे। मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि ये थोड़े से लंबे हैं क्वेश्चंस दोनों, क्योंकि आपकी एक टर्म में जो है नीचे 2 वेरिएबल होते हैं, तो इसमें आपकी 2 बार इक्वेशन बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप इनमें लेट क्या करेंगे। देखिए, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आपको कोई चीज़ सेम दिखाई दे रही है। पहली टर्म्स में आपको x प्लस वाई दिख रहा है, ये 1/x प्लस वाई है, दोनों में है। यहाँ पे 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई यहाँ पे दोनों में है, तो इनको ही आपको लेट करना है। तो सबसे पहले तो आप लेट करते हैं कि लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू, मैं a मान लेता हूँ इसे, एंड 1/x माइनस वाई इसे मैं b मान लेता हूँ। अब इक्वेशन में भरते हैं इनकी वैल्यूज। तो देखिए, ऊपर 10 है और ये 1/x प्लस वाई ये मैंने a माना हुआ है, तो ये 10a हो गया, प्लस 2, ये 1/x माइनस वाई को मैंने b माना है, तो ये b हो गया, इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आप थोड़ा और छोटा कर सकते हैं कि यहाँ पे ये 2 से डिवाइड हो रही है, तो इसे मैं जब 2 से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये 10 2 से डिवाइड होके 5 हो गया, 5a। ये आपका 2 से डिवाइड होके सिर्फ b रह गया, और ये आपका 2 से डिवाइड होके 2 रह गया। तो फाइनल ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड पे चलते हैं। देखिए, यहाँ 15 ऊपर है और 1/x प्लस वाई की जगह आपको ये लेना है, तो ये 15a हो गया। यहाँ -5 ऊपर है, यहाँ 1/x माइनस वाई की जगह आपने b लिया हुआ है, तो ये आपका b हो गया, इज इक्वल टू -2। अब इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, तो यही आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकालनी है पहले तो रख लेते हैं ऊपर नीचे। 5a प्लस बी इज इक्वल टू 2। यहाँ से आपका 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। अब मुझे अगर a को एलिमिनेट करना है तो a का कॉफिशेंट सेम करना होगा। उसके लिए जो ऑलरेडी इसके कॉफिशेंट्स हैं उनका एलसीएम निकालते हैं। तो 15 और 5 का एलसीएम आपका 15 आएगा, तो मैं 15a बनाऊंगा दोनों जगह पे, और इसको इस 5a को 15 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन 15a को 15 बनाने के लिए किसी से भी नहीं करना, यानी कि 1 से ही करना है, तो 1 आप लिख सकते हैं या ना भी लिखें तो भी कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, और सेकंड तो आपकी एज इट इज उतर जाएगी 5b इक्वल टू -2। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये आपका एलिमिनेट हो गया। ये +3 + 5 आपके 8b हो गए, और ये प्लस के हो गए। यहाँ पे आपका ये दोनों प्लस में है, तो ये 8 आ गया, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 8/8, यानी कि b आपका 1 आ गया। b आ गया। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन में b की वैल्यू पुट करेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। ये मेरी इक्वेशन है 5a प्लस b की जगह लेना 1 इज इक्वल टू 2। तो 5a इज इक्वल टू 2, ये इधर आके माइनस हो गया, तो 5a इज इक्वल टू 1, और a की वैल्यू आ गई 1/5। a और b मेरे आ गए। अब जैसे आप लास्ट इक्वेशंस में करते थे, जैसे आपने किया था 1 to 6 में, सिंपल वही करना है। जो आपने लेट लिया हुआ है वहाँ पे आप अपना a b भर के, ये एक्स वाई की इक्वेशन बनेगी इसमें। तो आपने लिया है 1/x प्लस वाई को a के बराबर, तो 1/x प्लस वाई में आपको a की वैल्यू पुट करनी है, वो है 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई को 1 से करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस वाई, और 5 1 ज़ा 5,
तो देखिए यहाँ से आपकी ना वैल्यू नहीं आई, जैसे पहली इक्वेशंस में आपकी वैल्यू आ गई थी ना 1 से लेके 6 तक, यहाँ वैल्यू नहीं आई है, यहाँ पे आपकी एक नई से फिर से एक इक्वेशन बन गई है और इस इक्वेशन का नाम रखेंगे आप 3, क्योंकि 1 और 2 तो आप इनको ऑलरेडी रख चुके हैं। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। इसी तरह से आपने लिया है 1/x माइनस वाई को b के बराबर, तो 1/x माइनस वाई में आप b की वैल्यू पुट करेंगे, यह है आपकी 1। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 1 जार 1। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 4। और फिर से ये दोनों इक्वेशन ऊपर नीचे लग के एलिमिनेट होके यहाँ से एक्स वाई निकल जाएगा आपका। बस इसमें इतनी सी एक्स्ट्रा बात थी और कुछ भी नहीं था। तो अब इनको सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करते हैं, x का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, y का भी ऑलरेडी सेम ही है। देखिए इनमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि कहीं कहीं पे ना कभी कभी आपका डायरेक्ट एक नंबर प्लस में आ जाता है, एक माइनस में आ जाता है और कोफिशिएंट भी सेम होता है। तो उस केस में ना इनको ऐड करते हैं और ऐड में आपके साइन चेंज नहीं होते हैं, आप उन्हें डायरेक्ट भी काट सकते हैं। इसमें मैं करके दिखाऊँ आपको। मैं इस बार इन्हें सब्ट्रैक्ट नहीं करता हूँ, तो मैं y को y से काट सकता हूँ क्योंकि प्लस माइनस में है, ये y से y कट गया तो 2x आ गया, तो ये प्लस ही रहेंगे इस बार, तो 2x आ गया 6, तो x की वैल्यू आ गया आपकी 6/2, यानी कि x आ गया आपका 3। ये बात आप समझे। यहाँ पे हर बार क्या करते हैं कि इनको एलिमिनेट करने के लिए नीचे के साइन चेंज कर देते हैं, उससे सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। उससे क्या होता है, ऊपर नीचे का सेम हो जाता है, प्लस माइनस में होते हैं तो कट जाते हैं। लेकिन जब आपके ऑलरेडी प्लस माइनस में फिर आपको सब्ट्रैक्ट क्यों करना, फिर तो जैसी इक्वेशन है आप वैसी रखिए, काटिए और अपना आंसर निकालिए। तो इस केस को प्लस ऐड बोलते हैं, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना। चलिए x की वैल्यू आ गई आपकी 3, y निकालना है तो अपनी थर्ड या फोर्थ किसी में से भी आपको वैल्यू पुट कर दीजिए x की। मैं लैंग्वेज लिखता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, थर्ड में रख देता हूँ मैं 3। तो x की जगह मुझे 3 रखना है यहाँ पे और प्लस y आगे है इज इक्वल टू 5। तो y मेरा आ जाएगा ये 5 और ये इधर आके माइनस, तो y आ गया मेरा 2। दोनों आंसर आ गए मेरे। लास्ट में अपना आंसर इस तरह से लिख दीजिए, देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू x है आपका 3, y है आपका 2। तो इन वाली इक्वेशंस में ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत होती है कि आपकी एक बार तो वो इक्वेशन बनेगी जो आपने लेट किया, यानी कि ए बी वाली। फिर क्योंकि नीचे 2 वेरिएबल है तो आपकी जब ए की और बी की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की जाएंगी ना, तो डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, फिर से एक इक्वेशन बन जाएंगी 2, और उन 2 इक्वेशंस को फिर से एलिमिनेट करके आपके डायरेक्ट वैल्यूज़ आ जाएंगे जो आपको चाहिए। चलिए इसी तरह का ना आपका 8th क्वेश्चन भी है। एट्थ में भी आप देख रहे होंगे नीचे कि आपके 2 वेरिएबल्स हैं x और y, तो यहाँ भी इसी तरह से 2 बार इक्वेशंस बनेंगी। पहले तो ये देखिए आप लेट किन्हें करेंगे, 3x प्लस वाई यहाँ भी है सेम 3x माइनस वाई यहाँ भी सेम है, और ये दोनों आपके अपॉन में है, तो इन्हीं को आपको लेट करना है। तो लिखते हैं लेट 1/3x प्लस वाई, मैं a ले लेता हूँ इसको, एंड 1/3x माइनस वाई, इसे मैं b ले लेता हूँ। अब अपनी इक्वेशन बनाते हैं। ऊपर तो 1 ही है तो यानी हो जाएगा 1a, और 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, तो सिंपल ये बन गया a। ऐसे यहाँ पे ये बन गया आपका b, और इज इक्वल टू 3/4। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपकी ये जो इक्वेशन है ये थोड़ा सा फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रही है, और मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल फॉर्म को स्ट्रेट फॉर्म बनाने के लिए आप अपने जो तीनों ये टर्म्स होती हैं तीनों, इनके नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। तो इसके नीचे तो 1 ही है, इसके नीचे भी 1 है, तो यहाँ सिंपल 4 है, तो इसका एलसीएम भी 4 ही आएगा। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4a
आपका 4a हो गया, 4 को b से किया तो आपका 4b हो गया, और जब इस 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 रह जाएगा। तो होगी ना आपकी स्ट्रेट। ये इसका पर्पस होता है। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। यहाँ पे अब इसको 2 बनाते हैं। तो देखिए 1/3x + y की जगह तो लिखना है आपको a, और क्योंकि इस बार जो 2 है ना ये आपका नीचे है तो आपको नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में। इसी तरह ये हो जाएगा आपका b/2, और आगे है -1/8। अब यहाँ भी वही चीज़ हो रही है, फ्रैक्शन में आ रहा है ना, तो सबसे पहले आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लिए। तो 8, 2 और 2, इन तीनों का एलसीएम आपका 8 ही आएगा। तो इस पूरी इक्वेशन को आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स। तो जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 1 जार और 2 4 जार, तो यहाँ 4a आ जाएगा। आगे देखें 2 1 जार 2 4 जार, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा b के साथ में, माइनस है तो माइनस। इससे आगे देखें 8 से 8 कट जाएगा, -1 बच जाएगा, तो हो गया आपका बिल्कुल साफ नंबर। ये इक्वेशन आपकी 2। अब सिंपल आपकी इक्वेशंस आ गई हैं, एलिमिनेशन रखेंगे और आपका पहले तो आपका a और b आएगा। तो यहाँ से 4a + 4b = 3, और यहाँ से आपका 4a - 4b = -1। अब कोफिशिएंट तो सेम बने हुए हैं, मैं चाहूँ तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करके a को एलिमिनेट कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इसे सब्ट्रैक्ट ना करके मैं सिर्फ b को भी एलिमिनेट कर सकता हूँ। इस बार मैं आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, तो a एलिमिनेट हो गया। अगर सब्ट्रैक्ट नहीं करता तो नीचे के साइन चेंज नहीं होते, तो आपका +4b - 4b एलिमिनेट हो जाता, और 4 और 4 आपके 8a हो जाते। चलिए अब तो आपके b बच गए हैं 8b, और यहाँ पे आपका 4, तो b की वैल्यू आ गई 4/8, तो b आ गया आपका 1/2। अब आपको निकालनी है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन में भर दीजिए b की वैल्यू। लैंग्वेज लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। ये आपकी इक्वेशन है 4a + 4 और b की जगह 1/2 = 3। 4a, ये 2 4 से कट गया, आपका 2 रह गया यहाँ पे, तो +2 = 3। तो 4a = 3 - 2, तो 4a = 1, तो a आ गया आपका 1/4। तो a और b तो आ गए आपके। अब आपको अपनी उनमें पुट करना है जो आपने लेट ले रखी है। आपने लिया हुआ है 1/3x + y = a। अब यहाँ से a की वैल्यू पुट करिए इसमें, 3x + y, और a है आपका 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो 1 जार यही आ जाएगा 3x + y, और 4 1 जार 4 = में, तो बन गई आपकी एक इक्वेशन। इसका नंबर आप 3 रखेंगे। इसी तरह से जो दूसरी चीज़ आपने लेट की हुई है उसे रखेंगे, वो है आपका 1/3x - y = b। अगले स्टेप में b की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू है आपकी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये तो 1 जार यही आएगा, और = 2 1 जार 2। ये इक्वेशन आपकी 4। 2 इक्वेशन आ गई, एलिमिनेशन मेथड से इनकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब इन दोनों को एलिमिनेट करके सॉल्व करना है। तो मैं लिखता हूँ 3x + y = 4, और यहाँ से 3x - y = 2। अब यहाँ भी आप देखिए आपकी चॉइस है, x का कोफिशिएंट सेम बन गया है, या तो मैं ये करूँगा इन्हें सब्ट्रैक्ट करके मैं x को एलिमिनेट कर दूँ, या इन्हें ऐड करके मैं y को एलिमिनेट कर दूँ। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, आगे वाला एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, x एलिमिनेट हो गया, y और y आपके 2y हो गए, और यहाँ से आपका 2 आ गया,
तो y की वैल्यू हो जाती है आपकी 2/2 यानी कि 1। y आ गया। x की वैल्यू निकालने के लिए आप अपनी 3 और 4 किसी में से एक में रख दीजिए। मैं 3 में रख देता हूँ। लैंग्वेज लिखना ज़रूरी है पहले। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ये मेरी 3 इक्वेशन है। 3x प्लस y की जगह 1 लिखना है, इज इक्वल टू है 4। तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 1। 3x इज इक्वल टू 3 और ये x इज इक्वल टू 3/3 यानी x आ गया आपका 1। तो आपका x भी आ गया, आपका y भी आ गया। फाइनल इस तरह से एक तरफ आप आंसर लिख देंगे। आंसर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। ये आपका 8th पार्ट था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड में आपके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन में है, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। आपको नीचे जो प्रॉब्लम्स दी हुई है ना, ये इनको पहले तो इनके इक्वेशन के पेयर्स बनाइए और फिर उनको सॉल्व भी कर दिए। फर्स्ट प्रॉब्लम है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। देखिए रितु एक लड़की है, वो डाउन स्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। आपने नदी देखी होगी, नदी में 2 तरह से तैर सकते हैं। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो उसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और जब आप नदी के बहाव से ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो ऋतु जो है ना, जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो वो 2 घंटे में ना 20 किलोमीटर नीचे आ जाती है। एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। लेकिन जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर जा पाती है। आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? मैं बताता हूं आपको। देखिए ये आपकी नदी है। मान लीजिए आप यहां से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ऐसे, तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एक तो आप खुद हाथ पैर मार रहे हैं तैरने के लिए, एक तो वो स्पीड जो आपकी खुद की स्पीड है। दूसरे नदी भी तो बहती हुई आ रही है, नदी की भी तो कोई स्पीड है। तो यह आप खुद तैर रहे हैं या आप नाव चला रहे हैं, बात एक ही है। तो उसमें क्या होता है कि आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं। लेकिन इसके अपोजिट, मान लीजिए आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आप तैर रहे हैं या फिर आप नाव में हैं, नाव चला रहे हैं, बात एक ही है। तो क्या होगा, आप कम स्पीड से ऊपर जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो स्पीड होगी ना, उसको नदी की जो स्पीड ऊपर से आ रही है ना, वो धक्का मार के कम कर देती है। तो ये 2 केस होते हैं, एक तो होता है डाउनस्ट्रीम और एक होता है अपस्ट्रीम। अब इनमें जब आपकी स्पीड ज़्यादा होगी ना, डाउनस्ट्रीम में तो आपकी स्पीड अगर भले कुछ भी ना हो, आपकी नाव भी ऐसी पड़ी है और आप भी जो ना तैर रहे हो, तो आप भी कुछ भी हाथ पैर नहीं चला रहे, तो भी आप नीचे आओगे। तब आप किस स्पीड से नीचे आओगे? जो नदी की स्पीड होगी उससे नीचे आओगे। लेकिन अगर आप भी अपनी स्पीड चला रहे हो कुछ, तो आप 2 स्पीड से नीचे आओगे। एक तो नदी की स्पीड से, प्लस उसमें आपकी खुद की स्पीड जुड़ जाएगी जितना एफर्ट आप लगा रहे हैं। अगर अपस्ट्रीम में है, अपस्ट्रीम में 2 केस हैं आपके। मान लीजिए नदी की स्पीड आपसे ज़्यादा है। अगर नदी की स्पीड आपसे ज़्यादा है ना, तो आप कितना भी एफर्ट कर ले, आप 1 इंच भी ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि नदी आपसे ज़्यादा है। जितना एफर्ट आप लगा रहे हैं ना, उससे ज़्यादा तो नदी धक्का मार रही है आपको। तो आप टाइम बाय टाइम नीचे ही चले जाओगे, ऊपर 1 इंच भी नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपकी स्पीड नदी से ज़्यादा है, तो आप नदी की स्पीड का, मतलब अपनी स्पीड का और नदी की स्पीड का जो डिफरेंस होता है ना, उससे ऊपर जाते हैं।
यानी कि अगर नदी की स्पीड, अगर आपकी स्पीड 10 है और नदी बह रही है 4 किलोमीटर की स्पीड से, तो आप सिर्फ 6 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर जाएंगे। आप मेहनत तो कर रहे हैं 10 किलोमीटर की, लेकिन नदी की स्पीड 4 किलोमीटर है ना, तो 4 किलोमीटर का वो धक्का भी तो मार रही है, तो वो धक्का मार के आपकी स्पीड को कम कर देती है। आपने एक्सपीरियंस किया भी होगा जब आप तैरते होंगे। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का ये केस होता है। आगे कहता है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो मैंने 2 स्पीड बताई ना आपको, एक तो आपकी खुद की स्पीड और एक नदी की स्पीड, यानी बहाव की स्पीड, जिसे करंट भी बोलते हैं। ये आपकी है, और आपकी स्पीड हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप ऊपर जा सकते हैं। तो इस केस में आपकी स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि अपस्ट्रीम में भी आप कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 4 किलोमीटर। तो आपको अपनी स्पीड यानी रोइंग इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करंट, इसमें 2 तरह की स्पीड है, इन्हें आपको XY मानना है। तो लेट करते हैं, लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर नदी चल नहीं रही है ना, बिल्कुल मूवमेंट में, जैसे कि आपका स्विमिंग पूल होता है, तो उसमें आपकी स्पीड क्या होगी, ये है स्टिल वाटर से मतलब। सिंपली मतलब ये है कि आपकी स्पीड क्या है। तो लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ये मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। दूसरी स्पीड है बहाव की, करंट की, उसे मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर पर आवर। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब केस देखिए क्या बनेंगे। पहला केस बनेगा जब ऋतु डाउनस्ट्रीम आती है, तो केस 1, व्हेन ऋतु कम्स लिखें या रो लिखें, रो डाउनस्ट्रीम, तो केस क्या बनेगा। इसमें लिख रहा है 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है वो 2 घंटे में। यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइम जो होता है ना, वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो केस 1 में जब वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, मैंने बताया ना अभी आपको। डाउनस्ट्रीम में आपकी खुद की मेहनत और जो नदी एफर्ट कर रही है वो दोनों प्लस हो जाती हैं। यानी अगर आप 10 किलोमीटर से, तो आप हाथ पैर मार रहे हैं, और 4 किलोमीटर से नदी बह रही है, तो आप 14 किलोमीटर की स्पीड से नीचे आएंगे बहते हुए। तो इस केस में आपकी स्पीड प्लस हो जाती है, नदी की स्पीड और आपकी दोनों प्लस हो जाएंगी। और यहाँ पे आपको टाइम कितना लग रहा है, बुक में लिखा हुआ है 2 घंटे। तो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर आ रहे हैं और आपको टाइम 2 घंटे लग रहा है। ये आपका केस 1 बन गया, और यहाँ से आपकी फर्स्ट इक्वेशन आएगी। चलिए इक्वेशन तो बाद में बना लेंगे, केस 2 समझाता हूँ मैं आपको। केस 2 में भी सिंपली यही फंडा है, टाइम डिस्टेंस स्पीड का ही। यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, वो 4 किलोमीटर हो रहा है। अब स्पीड से कितने से आ रहे हैं, यहाँ बताया ना मैंने आपको कि करंट जो है ना आपकी स्पीड को कम कर देता है। अगर आप x की स्पीड से आ रहे हैं और बहाव पानी का y स्पीड है, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ये आपकी है, ये पानी के बहाव की है, तो आपकी स्पीड इतनी कम हो जाएगी। तो 4 किलोमीटर चलने के लिए इस बार भी आपको 2 घंटे लग रहे हैं। समझ गए हो गए आप, आई होप ये। चलिए अब सिंपली इनमें से इक्वेशन आएंगी आपकी, ये देख लीजिए। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 यहाँ आ गया, 21 × 20, ये हो गया आपका 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। 2 दिख रहा है इसमें कॉमन, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो सिंपल इक्वेशन बन जाएगी डिवाइडिंग बाय 2
ऑन बोथ साइड्स। 2 से डिवाइड करेंगे इसे तो x रह गया, ये आपका y रह गया, और ये रह गया आपका 10। ये फाइनल आपकी नंबर 1 इक्वेशन लीजिए इसको आप। 2 पे आते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 2 ब्रैकेट में x माइनस 1। मैं पूरा डिटेल में इसको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और आपकी समझ में अच्छा आ जाए। नहीं तो क्या है, यहाँ पे ये 2 और 20 को मैं यहाँ भी काट सकता था न्यूमरेटर में, ये डायरेक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई ना करके मैं ऐसे लिख सकता था 2x प्लस 2y। स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छा आ जाए। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप अपने तरीके से स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया आपका 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ भी आपका 2 आ रहा है कॉमन, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मैं डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो 2 इक्वेशंस आ गई सिंपल, एलिमिनेशन लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा नंबर 2। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आप किसे एलिमिनेट करना चाहते हैं, x को या y को? देखिए अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ नीचे साइन चेंज नहीं करने, सिंपल y से y कट जाएगा, 2x आ जाएगा आपका 14। एक तो ये बात। दूसरे, अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो माइनस यहाँ लिखेंगे, x एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये 2y आ जाएगा आपका, और 2y आ जाएगा आपका, ये माइनस होगा ना तो 6। आपकी चॉइस है, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं पहले को एलिमिनेट कर देता हूँ, यानी कि इसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, कट गया, 2y आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 आ गया। सर यहाँ 4 नहीं है, ये देखिए मैंने इसे 2 से डिवाइड किया ना बोथ साइड्स, तो ये मेरे से यहाँ पे गलती हो गई, मैंने 4 की जगह जो है ना 4 लिख दिया, लेकिन 2 से डिवाइड होकर यहाँ पे 2 आ जाना चाहिए था। ये भी तो 2 से डिवाइड होगा ना 4, तो ये 2 आएगा, तो ये 8 आ जाएगा आपका। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8/2, यानी y आ जाएगा आपका 4। आपको x निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। लैंग्वेज लिखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। x को x लिखें, y की जगह लिखें आप 4 इज इक्वल टू 10, तो x आ जाएगा आपका 10 माइनस 4, तो x की वैल्यू आपकी 6, तो x 6 आ गया। x क्या था, x थी आपकी स्पीड ऑफ रोइंग, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। दूसरा था आपका y, और y है आपकी करंट की स्पीड, एंड देयरफॉर स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। देखिए आपकी स्पीड ज़्यादा आई है और आनी भी चाहिए थी, क्योंकि सेकंड केस में ना जब आप अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो भी आप कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 4 किलोमीटर कवर कर रहे हैं नदी के बहाव को तोड़ते हुए भी, यानी आप नदी से ज़्यादा स्पीड से ऊपर जा रहे हैं, तो आपकी स्पीड यहाँ ज़्यादा आई है, करंट की आपसे थोड़ी कम आई है। तो ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट था आपका। इसमें सेकंड और थर्ड पार्ट और हैं, उन्हें मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तो आई होप ये वाले क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।